प्यारे विद्यार्थियों, हम सारणी के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, और कुछ एक सवाल भी किए थे उससे रिलेटेड। आगे करते हैं। देखो, एक सवाल है, यहाँ के दे रखा है और यहाँ 3 दे रखा है, यहाँ -1 दे रखा है, यहाँ के दे रखा है, बराबर क्या दे रखा है आपको 7 दे रखा है। और किसका मान पूछा है? के का। हम जानते हैं सारणी में ऐसे ऐसे गुणा होता है, तो k², ये माइनस का चिन्ह हो गया और ये माइनस के 3, और ये कितने हो जाएंगे आपके 7। k² + 3 बराबर 7, k² बराबर 7 - 3, k² बराबर 4। तो k बराबर प्लस माइनस क्या आ जाएगा आपका मान 2, ठीक है। तो k का मान या तो प्लस का 2 आ सकता है या माइनस का 2 आ सकता है, तभी यहाँ क्या आएगा आपका 7 आएगा। देख लीजिए, यहाँ 2 रखोगे, यहाँ 2 रखोगे, 4 हो गए, और यहाँ माइनस का 3 करोगे तो माइनस माइनस प्लस 4 3 कितना हो जाएगा 7। ये एक सवाल और था आपके, ठीक है। और मैंने बताया था कि हम अगली क्लास में किसके बारे में पढ़ेंगे? सारणिक के नियमों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इससे पहले हम पढ़ भी चुके हैं। जैसे मान लो ये कोई सारणिक है, 5 है, 3 है, 8 है, -1 2 4 3 2 और 1, ठीक है। अगर मुझे 5 की उपसारणिक बतानी हो तो ये हो जाएगी 2 4 2 और 1। और सेकंड बताना हो तो चिन्ह बताए थे मैंने, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस, इन चिन्हों का यूज करके हम बनाते हैं। चलो अब सारणी के नियमों के बारे में पढ़ रहे हैं। लिखो, सारणी के गुणधर्म। सारणिक के गुणधर्म। देखो, पहला गुणधर्म, यदि समस्त पंक्तियों को स्तंभों में या समस्त स्तंभों को पंक्तियों में, यदि समस्त पंक्तियों को स्तंभों में या समस्त स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणी के मान में, सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब हुआ कि अगर हम सारणी को, जितनी भी पंक्तियां हैं, अगर उसको हम स्तंभों में चेंज कर दें, या जितने भी स्तंभ है उसको किस में चेंज कर दिए? पंक्तियों में, तो सारणी का मान वो का वही आएगा, भले कैसे चेंज कर लो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। दूसरा नियम देखो, दो पंक्तियों या 2 स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए, तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन चिन्ह बदल जाता है। क्या बदल जाता है? चिन्ह बदल जाता है। यानी कि जो माइनस आ जाता है, प्लस हो तो माइनस आ जाता है, माइनस हो तो क्या आ जाता है? प्लस आ जाता है। बस इतना सा फर्क होता है। 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों को आपस में चेंज कर ले, पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति में लिख दे और दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति में लिख दे, तो क्या हो जाएगा? उस सारणी का मान जो आएगा उसका चिन्ह क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यदि 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ आपस में समान है तो उस सारणिक का मान 0 होगा। यदि किसी सारणिक में 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ आपस में क्या है? समान है, तो उस सारणी का मान हमेशा क्या आएगा?
जीरो आएगा। अभी मैं इन सब का यूज करके बताऊंगा आपको, एक जो मैंने लिखा है, जो जो नियम लिखे हैं उन सब का यूज करके अभी बता दूंगा मैं। यदि दो पंक्तियां या दो स्तंभ आपस में समान हो तो सारणिक का मान हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, उसको निकालने की जरूरत ही नहीं है। सारणिक को यदि किसी अशून्य संख्या से, अशून्य का मतलब जो जीरो नहीं हो, अशून्य, सारणी को यदि किसी अशून्य संख्या से गुणा किया जाता है तो सारणिक की केवल एक पंक्ति या एक स्तंभ से ही गुणा होगा। ठीक है, यानी जैसे मान लो कोई सारणिक दे रखी है, अगर हमें इस 5 से गुणा करना हो तो जो 5 है या तो पहले स्तंभ से गुणा होगा, या पहली पंक्ति से गुणा होगा, या दूसरे स्तंभ से गुणा होगा, या दूसरी पंक्ति से। कहने का मतलब ये हुआ कि या तो एक पंक्ति से गुणा करना है आपको, या एक स्तंभ से गुणा करना है। यूँ नहीं कि मैट्रिक्स की तरह सभी अवयवों से गुणा करो, या तो एक पंक्ति से गुणा होता है, एक स्तंभ से, और जो कॉमन आता है वो भी हमेशा एक पंक्ति या एक स्तंभ से ही हमेशा आता है। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, सारणिक को यदि किसी अशून्य संख्या से गुणा कर दिया जाए तो सारणिक कि केवल एक पंक्ति या एक स्तंभ से ही गुणा होगा। ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि जो मैट्रिक्स होती है उसमें तो सभी अवयव गुणा होते हैं, लेकिन जो सारणिक होती है उसमें एक पंक्ति या एक स्तंभ से ही हमेशा गुणा होते हैं। ठीक है, और देखो इसी का एक और है, मान लो हम अशून्य संख्या से गुणा करते हैं तो सारणिक के मान में क्या परिवर्तन होगा वो देखो। यदि सारणिक को किसी अशून्य संख्या से गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त सारणिक का मान उस सारणिक के मूल मान व अशून्य संख्या के गुणा के बराबर होगा। जैसे मान लो कोई सारणिक है, कोई सी भी है, अगर आपको उसने 5 से गुणा कर दिया तो वो या तो एक स्तंभ से हो गया, एक पंक्ति से हो गया, फिर उसका मान निकालोगे तो जो वो मान आएगा, जो पहले जो सारणिक का मान आ रहा है, जैसे मान लो कोई सारणिक है उसका मान आ गया 1500 और फिर मैंने 5 से गुणा और कर दिया तो 75 हो गए। ठीक है, तो 75 हो गए तो वो मान कितना आ गया, 75 आ गया। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो ये कोई सारणिक है, एक मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ, ये सारणिक है। ठीक है, इसका मान कितना आ रहा है, -2। अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं, या तो इन दोनों से गुणा होगी या इन दोनों से या इन दोनों से। ठीक है, अब जो पहले वाले -2 आ रहे थे फिर 2 से गुणा कर दिया तो कितना हो गया, -4, और इसको 2 से गुणा करके निकालोगे तो भी कितना आएगा आपका, -4 ही आएगा। ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हाँ, ये अपने 5 नियम थे, ये हो गए। इनके मैं कुछ यूज बताता हूँ। यदि समस्त पंक्तियों को स्तंभों में या समस्त स्तंभों को किसमें बदल दे, पंक्तियों में, तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पहला नियम तो ये है। दूसरा क्या है, 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल क्या बदल जाता है, चिन्ह बदल जाता है। प्लस की जगह माइनस आ जाता है, माइनस की जगह प्लस। यदि 2 पंक्तियां 2 स्तंभ आपस में क्या हो, समान हो, तो उस सारणी का मान क्या होगा, 0 होगा। और एक और नियम है छोटा सा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर लो वो। उसमें क्या है, जैसे कोई भी दे रखी है, यदि कोई पंक्ति है उसके सभी अवयव 0 है
तीनों के तीनों अवयव क्या है, 0 है, या दोनों के दोनों अवयव क्या है, 0 है। तो जो सारणी का उसका मान भी क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे मान लो अगर यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर भी 0 है, सीधा सीधा दिख रहा है, क्या आएगा, 0। एक पंक्ति है, एक स्तंभ, सभी अवयव क्या होने चाहिए उसके, 0, तभी क्या आएगा, 0 आएगा। सारणी को यदि किसी अशून्य संख्या से गुणा किया जाता है तो सारणी की केवल एक ही पंक्ति या एक ही स्तंभ से क्या होगा, गुणा होगा, ठीक है। और अशून्य संख्या से गुणा कर दिया जाए तो जो सारणी का मान होता है और जो अशून्य संख्या, दोनों को गुणा करने वाला मान ही उसका आएगा। अब देखो इनसे रिलेटेड कुछ सवाल करते हैं, वो देखिए। ये नियम आपको विशेष तौर से याद रखने हैं, इनको याद रखोगे तभी सवाल कर पाओगे बिना विस्तार के। 3 नंबर का सवाल आता है कि बिना विस्तार के सिद्ध कीजिए कि ये ऐसा कुछ होता है। अब देखो, अभी अभी हमने पहला गुणधर्म पढ़ा। देखो मैं एक छोटा सा उदाहरण देके बताता हूँ गुणधर्म 1 के लिए। मान लेते हैं ये सारणी के अपने पास, क्या सारणी का, ठीक है। इसका मान निकालूंगा तो मैं 20 - 6 बराबर कितना आ गया, 14। अब मैंने क्या कहा था कि समस्त पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो, या समस्त स्तंभों को किस में बदल दो, पंक्तियों में बदल दो। सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो मैंने सभी पंक्तियों को किस में बदल दिया, स्तंभों में बदल दिया। ये 5 हो गए, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, ये क्या हो गए आपके 4। देखो 5 और 2 थे, पंक्ति थी, मैंने क्या कर दिया, स्तंभ कर दिया। 3 और 4 क्या है आपके पास, पंक्ति है। 3 और 4 क्या बना देने, स्तंभ। इसका मान निकालो, 20 - 6 वही 14। ऐसा भी 3 × 3 में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। ये तो कितने की थी, 2 × 2 की थी, तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो का वही मान आपका आता है। इसी उदाहरण को ले लेते हैं दूसरे नियम के लिए। 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों को आपस में बदलने पर सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन क्या बदल जाता है, चिन्ह बदल जाता है, ठीक है जी। देखो 5, 2 और 3 और 4, इसका मान कितना आ रहा है अपने पास, 20। अब मैं R1 को R2 में क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। इसका मतलब है कि R1 की जगह R2 आएगी और R2 की जगह R1 आ जाएगा। R1 का मतलब प्रथम पंक्ति, C1 लिखेंगे तो प्रथम स्तंभ, C2 लिखेंगे तो द्वितीय स्तंभ, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो मैं चेंज कर देता हूँ साहब, ये 3 और 4, ये 5 और ये 2 हो गए, गुणा करो जी, 6 - 20 माइनस के 14, ठीक है। सॉरी यहाँ 14 आ रहा था ना अपना मान। ये देखो पहले कितना था, 14, मैंने 2 पंक्तियों को आपस में चेंज किया तो क्या आ गया, -14। इसका मतलब हमारा दूसरा नियम है वो भी क्या है, सत्य है। 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो सारणी का मान तो क्या रहेगा, वैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला नियम था तीसरा, 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ आपस में समान हो तो उस सारणी का मान क्या होता है, 0 होता है। जैसे ये तो 3 × 3 में लागू होगा, 2 3 4 5 1 2 2 3 और 4, ये सारणी का है, ठीक है। मैं इसको देख के बता सकता हूँ कि इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। 2 3 4 2 3 4, क्योंकि 2 पंक्तियां आपस में क्या है, समान है, इसका क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, प्रथम पंक्ति के संगत प्रसार करके देखते हैं कि 0 आता है या नहीं। प्रथम पंक्ति के संगत प्रसार करने पर देखो यहाँ 2 लेंगे, बताया था मैंने, ऐसे प्रसार करते हैं, 4 - 6, फिर चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। 3 लेंगे तो ये नहीं आएगा, 20 माइनस के 4, फिर प्लस के क्या जाएंगे, 4 5 3 15, 15 में से क्या निकालेंगे अपन, 2 निकालेंगे। तो देखिए ये 2 हो गए, ये माइनस के क्या हो गए, 2, क्योंकि 4 में से 6 निकालेंगे तो माइनस के 2 ही बचेंगे। -3, 20 में से 4 निकालो तो कितने बच गए आपके, 16, प्लस 4 और ये कितने हो गए आपके, 13, ये -4, ये 48 हो गए, और ये कितने हो गए आपके, 52, ये माइनस के 52, ये प्लस के 52, और क्या आ गया आपको, 0। और ये मैंने कहा था कि 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ आपस में समान हो
तो उसका मान सदैव क्या होता है, शून्य होता है। देखो हमने प्रथम पंक्ति के संगत प्रसार किया तो भी कितना आया, 0। आप द्वितीय पंक्ति, तृतीय पंक्ति, किसी भी स्तंभ, किसी भी पंक्ति के संगत प्रसार करके देख लो, क्या मिलेगा आपको, 0, क्योंकि ये सारणिक का नियम है। दो पंक्तियां या दो स्तंभ आपस में क्या हो, समान हो, तो उसका मान हमेशा क्या आता है, 0 आता है। एक और बताया था मैंने कि अगर तीनों यौगिक क्या हो, शून्य हो, तो उसका मान भी हमेशा क्या आता है, 0 ही आता है। जैसे मान लो ये है और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 0, और यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0, इसका मान हमेशा क्या आएगा, शून्य ही आएगा। देखो ये दो लिया मैंने, 0 - 0 हो गया, फिर माइनस के 3 लेंगे, फिर 0 - 0 हो गया, और प्लस का क्या लेंगे, 0, तो 15 - 2। अब देखो ये 0 हो गया, 2 × 0, ये 3 × 0, और ये 0 × 13, सारे क्या हो गया, 0। यानी कि ये तीनों 0, जरूर पंक्तियाँ भी 0 0 हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका मान हम इससे क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, चलो एक नियम और रह गया आपके। देखो ये तो जो मैंने नियम बताया उनसे रिलेटेड कुछ थे, अब एक दो नियम और बता देता हूँ। मान लो कोई सारणिक है, ऐसे दे रखी है आपको, A1 + D1 B1 C1 A2 D2 B2 C2 A3 D3 B3 C3, ऐसा दे रखा है आपको, कोई सारणिक है, तो आप उसको ऐसा लिख सकते हो, A1 B1 C1 A2 B2 C A3 B3 C3 प्लस D1 D2 D3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, ऐसा उसको आप लिख सकते हो। A1 + D1 ऐसा हो तो आप उसको ऐसा लिख सकते हो। जैसे मान लो, एक मिनट के लिए बता देता हूँ मैं आपको, जैसे मान लो ऐसा दे रखा हो, मान लो ऐसा दे रखा, तो इस जो सारणिक है हम उसको ऐसा लिख सकते हैं, 2 3 4 3 4 5 7 5 और 2। ठीक है, फिर प्लस X Y Z 3 4 5 4 5 और 2। एक नियम आपका ये भी है, ये भी काम में आएगा, कहीं ना कहीं सवाल करेंगे तो उसमें ये भी ऐसा दे रखा होगा, फिर उसको ऐसा लिखेंगे, है ना, फिर प्रसार वगैरह करेंगे, काम में आएगा। ये भी आपका एक नियम होता है, ये विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। ये भी क्या है, नियम है, यानी सारणिक के गुणधर्मों के अंतर्गत ये भी आता है। ठीक है, चलो हाँ बेटा, अब देखो आपकी एक प्रश्न है माली है ना, उसमें 4.1 में 2-3 सवाल है, छोटे छोटे तो आपने कर लिए होंगे, बड़े वाले मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक प्रथम स्तंभ के यौगिक उपसारणिक व सहखंडक बनाओ, ये तो आपने कर लिया होगा। एक 7वां सवाल है वो बता देता हूँ मैं आपको। ऐसा दे रखा है 1A B और -A 1C -B -C और 1, ऐसा कुछ हमें दे रखा है, और इसके बराबर सिद्ध करा रहा है 1 + A² + B² + C²। कोई दिक्कत नहीं, क्या करेंगे हम, प्रथम पंक्ति के संगत प्रसार करने पर, प्रथम पंक्ति के संगत क्या करेंगे, वो प्रसार करेंगे। ये 1 आ गया साहब, चलो मैं वैसे ही बता देता हूँ, 1C -C 1, फिर माइनस का A आएगा तो ये नहीं आएगा, माइनस का AC -B और B लेंगे तो माइनस का A1 -B माइनस का C 1, इसको इससे गुणा करेंगे तो 1
और माइनस का चिन्ह आता ही है, लेकिन यहाँ माइनस सी स्क्वायर रहेगा तो प्लस का क्या हो जाएगा आपका सी स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस का ए, यहाँ माइनस का ए और यहाँ प्लस का बी सी, क्योंकि माइनस का चिन्ह आता है और ऑलरेडी यहाँ माइनस है, प्लस बी ए सी हो गया और माइनस 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 क्या हो जाएगा आपका प्लस का बी। 1 प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी सी प्लस ए बी सी और प्लस का बी स्क्वायर, गुणा करके देख लो और ये कट गया और आपका क्या हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कौन सी साइड आ गई आपकी RHS। ठीक है, यही तो हमें सिद्ध करना था। अब मैंने प्रथम पंक्ति की संगत किया, आप द्वितीय पंक्ति की संगत भी कर सकते हो, तृतीय पंक्ति की संगत भी कर सकते हो, प्रथम स्तंभ द्वितीय किसी की संगत करो, उत्तर आपको क्या मिलेगा ये का यही मिलेगा। चलो ठीक है, अब देखो जो सारणी के जो गुणधर्म लिखाए थे उनका यूज कहाँ है और कहाँ काम में वो हमारे आते हैं, उनसे रिलेटेड एक सवाल देखते हैं। देखो एक सवाल दे रखा है, देखिए दे रखा है, इसने बता रखा है हमें, उदाहरण नंबर 8 है आपके। ठीक है, बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ दे रखा है 49, यहाँ दे रखा है 1, यहाँ क्या दे रखा है 6, यहाँ 39, यहाँ 7 और यहाँ कितना दे रखा है 4, यहाँ 10, यहाँ 2 और यहाँ कितना दे रखा है आपको 1 दे रखा है। देखो इसका आपको मान ज्ञात करना है। अगर आप वैसे करोगे तो 49 फिर इससे ऐसा करना है, फिर 1 लेना है, फिर ये गुणा करना है, वो गुणा करना है ना, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। ऐसा करोगे तो प्रक्रिया बहुत बड़ी होगी, हालांकि आपके उत्तर आ जाएंगे लेकिन प्रक्रिया क्या होगी बहुत बड़ी होगी। उसके लिए हमें सारणी के गुणधर्म को नियम को लेना सारा लेना है। देखो ऐसे लिखोगे यहाँ संक्रिया ऑपरेशन है ना, C1 को क्या लिखना है C1 माइनस 8 C3। C1 कौन सा है ये वाला, इसको क्या लिखना है C1 माइनस 8 C3। इस C1 को ऐसा चिन्ह लगा रखा तो मैं C1 को ऐसा लिखूंगा C1 माइनस 8 C3। ठीक है, C1 कितना है 49, इसको 8 से गुणा करना है, 48 हो गए, 49 में से 48 जाएंगे तो क्या बचेगा आपको। देखो C1 को चेंज करेंगे, बाकी ऐसे कैसे लिख दो आप 6 4 1, समझना है इनको रटना नहीं है बेटा। C1 को क्या लिखना है C1 माइनस 8 C3, C1 को क्या लिखना है C1 माइनस 8 C3। ऐसा लिखने से मेरे को क्या फायदा हो रहा है, देखो ये 49 है, 8 से गुणा किया 48 हो गए, 49 में 48 की तो कितना बच गया 1, यहाँ पर भी 1 है यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, ऐसे इसको 8 चौक 32, 39 में 32 की तो कितने बचे 7, ऐसे 10 में से 8 के तो कितने बचे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे, और सेम होते ही सारणी का मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आ गया 1, यहाँ आ गया 7 और यहाँ क्या आ गया आपका 2। कब आया जब मैंने क्या किया है C1 को लिखा है C1 माइनस 8 C3। ठीक है, हाँ ये लो और बराबर क्या कर देंगे 0, चूंकि C1 बराबर क्या है C2 और हम जानते हैं दो पंक्तियां दो स्तंभ समान हो तो उस सारणी का मान हमेशा क्या होता है 0 होता है। आप कुछ भी कर सकते हो, किसी संख्या से गुणा करके कैसे भी जोड़ सकते हो, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अगर आपको और कहीं शक्ल दिख रही हो 8 की जगह और किसी से गुणा करना हो और कहीं 2 शक्लें बराबर बन रही हो तो उससे भी आप गुणा कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आपको ऐसे ऐसे लगता हो ऐसा लगता हो, इनमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, कभी भी बिना विस्तार के लिए अगर सारणी का मान निकालने के लिए आपको कहा जाए तो क्या करना है आपको, ऐसे वाली जो सारणी दे रखे हो उसमें कम से कम 2 जीरो लेके आओ, कम से कम क्या लेके आओगे 2 जीरो, और 2 जीरो लाने के बाद क्या करोगे आप प्रसार करोगे। ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। जैसे मान लो यहाँ 2 जीरो आ गया तो फिर इसके संगत क्या कर लेंगे अपन प्रसार कर लेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। चलो एक और सवाल देखते हैं, दे रखा है उदाहरण नंबर 12 ऐसे a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए m माइनस n n माइनस p p माइनस
क्या दे रखा है, p माइनस एम दे रखा है, ठीक है। और इसके बाद दे रखा है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, और इसका मान पूछा है। अगर आपको कह दूं मैं भाई इसका मान निकालो, तो आप ऐसे थोड़ी करोगे, a माइनस जैसे प्रथम पंक्ति के संगत करोगे तो a माइनस, फिर इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, फिर माइनस का चिन्ह, फिर तो कितना बड़ा हो जाएगा ना। तो इसके लिए कुछ ऐसा दिमाग लगाओ कि या तो दो पंक्तियाँ या दो स्तंभ समान हो जाए या दो जीरो आ जाए, ठीक है। हमें कुछ ऐसा करना है जिससे हमें इसका जल्दी से जल्दी क्या मिल जाए, मान मिल जाए, ठीक है। तो देखो मैं ऐसा लिख रहा हूँ, R1 को क्या लिखना चाहता हूँ, R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 को क्या लिखना चाहता हूँ, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो देखो क्या होगा, केवल किसको चेंज कर रहा हूँ मैं, R1 को, बाकी सब ऐसे ऐसे लिखने तो वैसे कैसे आप लिख दीजिए, B माइनस सी, N माइनस पी, Y माइनस जेड, C माइनस ए, P माइनस एम, Z माइनस आर। इसको तीनों को हमें आपस में जोड़ना है। ये प्लस का है, ये माइनस का कट जाएगा, ये माइनस ये प्लस, क्या हो जाएगा, जीरो। इनको भी जोड़ेंगे, ये प्लस का है, एक माइनस का कट जाएगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो। तीनों को जोड़ने पे क्या फायदा हुआ मुझे, सभी हो गए क्या हो गए, जीरो जीरो हो गए। और ये जानते हैं कि जब कोई भी सारणिक या किसी भी सारणिक में एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव क्या हो, जीरो हो, तो उसका मान क्या आता है, जीरो आता है, ठीक है। ये सारणिक के गुणधर्म से जीरो आ गए। अब आप अगर ऐसा ना करके ऐसे प्रसार करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा, ठीक है। ज़्यादातर में यही कंडीशन लगती है, ज़्यादातर जो हमें सिद्ध करने होते हैं या तो क्या लगती है, C1 प्लस C2 प्लस C3 या R1 बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। शकल देखते ही पता हो जाना चाहिए, हाँ भाई हम तीनों को जोड़ेंगे तो जीरो, इन तीनों को जोड़ेंगे तो जीरो, और इन तीनों को जोड़ेंगे तो जीरो, और सारा मान भी क्या हो जाएगा, आपका जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। एक और देख लो, उदाहरण नंबर 9 और देख लो, ठीक है। देखो बात करते हैं उदाहरण नंबर 9 की। ऐसा दे रखा है हमें 1 1 1 ABC, और फिर दे रखा है B प्लस C प्लस A प्लस B, और इसका भी हमें क्या पूछा है, मान ही पूछा है। तो वो देखो कैसे निकालेंगे इसका मान। हाँ बेटा देखो, इसमें से इसको घटाओ और इसमें से इसको घटाओ, जीरो जीरो बचेगा, फिर इसमें से इसको घटाओ तो भी क्या आएगा, आपका जीरो ही आएगा। ऐसा भी कर सकते हैं। और एक उपाय है, इन दोनों को जोड़ लो, इनको जोड़ लो, इनको जोड़ लो, फिर A प्लस B प्लस C कॉमन ले लो तो भी क्या आएगा, जीरो आएगा। तो देखो क्या करना है आपको, C2 को लिखना है C2 प्लस C3। C2 को चेंज कर रहे हैं तो बाकी सब लिख दीजिए, ये लिख दिए मैंने, B प्लस C प्लस A और A प्लस B, C2 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि दोनों को जोड़ना है। तो A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, ऐसा होगा जोड़ने पे। अब क्या लिखोगे आप, C2 से A प्लस B प्लस C उभयनिष्ठ लेने पर A प्लस B प्लस C तो बाहर आ जाएगा, यहाँ 1 1, यहाँ पर भी 1 1 बच जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका B प्लस C प्लस A और A प्लस B। इससे क्या फायदा हुआ, दोनों स्तंभ क्या हो गए, सेम हो गए, और सेम होते ही हम पता है क्या होता है, जब भी किसी सारणी में दो पंक्तियाँ या दो स्तंभ समान हो तो उसका मान हमेशा क्या होता है, जीरो ही आता है। तो यहाँ लिख देंगे जीरो और यहाँ लिख देंगे, चूँकि C1 बराबर C2, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। जैसे शकल देखी, हाँ भाई इनको मैं जोड़ सकता हूँ
और फिर घटा सकते हो, या आप ऐसे भी कर सकते हो, इसमें इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ और इसमें से, तो तीनों जीरो हो जाएंगे, तो वैसे भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो एक और सवाल देख लेते हैं, फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे बाकी। उदाहरण नंबर 11, 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, और लेके आना है आपको x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस का x, ये आपको लेकर आना है। देखो कैसे लेके आएंगे, सिद्ध करने वाले जो सवाल होते हैं उनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं रहती, हमें शक्ल दिख जाती है, वही हमें ये संक्रिया करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक हमारे उत्तर आ जाते हैं। देखो एक तो आपको x माइनस वाई चाहिए, एक y माइनस जेड चाहिए और z माइनस एक्स चाहिए, सीधी सीधी बात है। R1 को क्या लिखोगे आप, R1 माइनस R2, ये आपकी क्या है, संक्रिया है। R1 को क्या लिखना है, R1 माइनस R2, इसमें से इसको उठाएंगे, ये जीरो हो जाएगा, साथ में x माइनस वाई भी हो जाएगी। ठीक है, और एक लिख दो आप R2 को R2 माइनस R3। ठीक है, दो जीरो आ जाएंगे, दो जीरो आते प्रसार कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो हाँ जी, R1 को R3 तो ऐसे लेने दो। ठीक है, R1 को लिखना है R1 माइनस R2, इसमें से इसको घटाना है जीरो, इसमें से इसको घटाना है x माइनस वाई और इसमें से इसको घटाना है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। R2 को R2 माइनस R3 जीरो, y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर, कुछ नहीं किया मैंने। R1 को लिखा R1 माइनस R2, उत्तर को देखे क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, x माइनस वाई और साथ में जीरो भी चाहिए था, तो साथ साथ आ गया। R2 को क्या लिखना है, R2 माइनस R3, ये हो गया। अब देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, x प्लस वाई और x माइनस। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, ये हम जानते हैं। जीरो, वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड, 1 जेड और जेड स्क्वायर। अब देखो C1 से x माइनस वाई तथा C2 से y माइनस जेड उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। ठीक है, उभयनिष्ठ लेने पर C1 से तो x माइनस वाई बाहर लेना है और C2 से y माइनस जेड बाहर लेना है। ये x माइनस वाई हो गया, ये y माइनस जेड। और मैंने बताया भी है कि एक ही पंक्ति या एक ही स्तंभ से जो भी संख्या होती है गुणा होती है, वही क्या होती है, बाहर भी वही आती है, यानी कॉमन भी वही आएगी। यहाँ क्या बच जाएगा आपका, एक, यहाँ क्या बच जाएगा आपका x प्लस वाई, ये जीरो है ही, यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा आपका y प्लस जेड, 1 जेड और जेड स्क्वायर। मैंने कहा था कि जहाँ दो जीरो आ जाए उसके बाद क्या करना, आपको प्रसार करना, कोई संक्रिया नहीं लगानी है। अगर एक पंक्ति या एक स्तंभ में आपको दो जीरो दिख गए तो वहाँ क्या कर दो, आप प्रसार कर दो। C1 के संगत प्रसार करने पर यह आपका ऐसा कैसा रहेगा। ठीक है, C1 के संगत प्रसार कर रहे हैं, यहाँ 0। ठीक है, सारा वैसे 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी लिख लो क्योंकि 0 से जो भी संख्या गुणा होगी वो हमेशा क्या आएगी, 0 ही आएगी। एक तो ये हो गया, दूसरा प्लस माइनस का 0, 1 x प्लस वाई, यह आ रहा ना, और ये z और जेड स्क्वायर। ठीक है, और लास्ट में एक वाले के लिए ये नहीं आएगा तो 1 आ जाएगा, x प्लस वाई आ जाएगा, 1 आ जाएगा और y प्लस जेड आ जाएगा। ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद हो गया आपका। अब देखो
एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, ये भी जीरो और ये भी जीरो, वो बचा है अकेला 1 वाला, तो उसको लिख लीजिए आप 1, यहाँ गुणा करेंगे 1 से, वाई प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई। देखिए इसको इससे गुणा करेंगे y प्लस जेड आ गया, और इसको इससे गुणा करेंगे तो x प्लस वाई का, बीच में माइनस का चिन्ह आता ही है, तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, ये माइनस का x हो गया, ये माइनस की y, तो y से y कट गया और क्या बच गया आपके पास, जेड माइनस एक्स बराबर कौन सी साइड आ गई आपके पास, RHS। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है 3 नंबर के लिए, ठीक है। सवाल देखा, उत्तर देखो, क्या चाहिए आपको, x माइनस वाई, और ये तो हमेशा है, अगर एक आ गया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हमें जीरो चाहिए होता है, 2 जीरो लेके आने हैं, इसमें जिसको घटाएंगे जीरो, x माइनस वाई आ जाएगा, इसमें जिसको घटाएंगे जीरो और y माइनस जेड आ जाएगा, फिर कॉमन ले लेंगे और a प्लस बी वाला जो सूत्र है वो लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो आज आपको क्या करना है, ऐसे कुछ एक सवाल है आपकी किताब में, वो भी करने हैं, और सारणी के जो नियम है वो भी आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। अच्छी तरह से याद करोगे तो ही अच्छा हो पाएगा, ठीक है। समझ के एक सवाल को एक बार नहीं 2 बार करो, ऑटोमेटिक आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ईजी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थैंक यू बेटा।